नमस्कार, 23 की तकरार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और बुलेटिन में बात करते हैं इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है ले ना डूबे बयानबाजी। यहां चुनाव आते ही फिर नेता एक दूसरे को घेरने के लिए कड़े से कड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच नेताओं के बयानों का स्तर भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयानों से कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं रिपोर्ट। ये दोबारा राजा महाराजाओं का राज लाना चाहती है। भोपाल का रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति, मतलब ढूंढ के निकालना, जिनने कभी सुने नहीं है हमने तुमने, वे निकाल के स्थापित कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। और फिर राजा ही रानी जो लगातार अत्याचार करिए इनने गरीबों पर, शोषित पर, दलितों पर, आम समाज के लोगों पर। कहावत ये कहती है तोल मोल के बोलो, लेकिन चुनावी साल में नेताओं को इससे क्या लेना देना। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी को घेरने के चक्कर में गुंड रानी कमलापति पर कुछ ऐसा बयान दे दिया कि अब उनका ये बयान कांग्रेस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। बीजेपी ने तो इसे एसटी वोटर्स के अपमान से भी जोड़ दिया, और जोड़े भी क्यों ना, भला कांग्रेस नेता ही बीजेपी को बैठे बिठाए घेरने का मौका जो दे रहे हैं। अब गोविंद सिंह के बाद पीसीसी चीफ ने देवास के खाते गांव में एक जनसभा में मतदाताओं से पूछ लिया कि वो किस नशे में हैं। मैं तो पूछता हूं कि कौन से नशे में खाते गांव के मतदाता हैं कि उनको दिखता नहीं है कि कितना उपेक्षित है। ये मैं प्रश्न अपने आप से पूछता हूं कि कोई भी क्षेत्र ले ले, मुझे चिंता होती है जब मैं नौजवानों की तरफ देखता हूं। अब कांग्रेस नेताओं की इस तरह की बयानबाजी उसे कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी जरूर इन बयानों के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिए हुए है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बार फिर शायराना अंदाज में कांग्रेस पर तंज कसा कि रानी कमलापति जी के बारे में अपमानजनक बयान देने के बाद श्री गोविंद सिंह जी माफी नहीं मांग रहे, बल्कि फिर ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। केवल जनजातियों की नहीं, मध्य प्रदेश के नागरिकों की श्रद्धा की केंद्र है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। वो खाते गांव में जाके बयान देते हैं कि खाते गांव के मतदाता नशे में हैं। और नशे में क्यों बोले? वो लगातार बीजेपी को जिता रहे हैं, नशे में है। चुनावी मौसम है तो बयानबाजी भी लाजमी है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की ताजा बयान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की राह और मुश्किल बना सकती है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की हर एक चूक को अपने फायदे के लिए भुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात करेंगे बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ स्तर पर जाकर सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर, यहां की सिहोरा विधानसभा, जो कि बीजेपी का गढ़ है, जिसमें सेंध लगाने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। आइए जानते हैं 2023 में सिहोरा की जनता की क्या तैयारी है। सिहोरा विधानसभा क्षेत्र का अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की नंदिनी मरावी इस विधानसभा सीट से जनता की नुमाइंदगी कर रही हैं। इस बार के चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे हावी रहेंगे और क्या है जनता का मूड मीटर, यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा में। जबलपुर की सिहोरा विधानसभा सीट, ये सीट बीजेपी का वो मजबूत गढ़ है जिसे भेदने के लिए कांग्रेस लंबे अरसे से कोशिश कर रही है। 1990 से अब तक की बात करें तो महज 1998 में एक बार कांग्रेस यहां जीत का परचम लहरा सकी है। फिलहाल बीजेपी की नंदिनी मरावी यहां से विधायक है। 2008 में पहली बार चुनाव लड़ी नंदिनी मरावी ने धमाकेदार जीत दर्ज की और अब तक उनका विजयी रथ चुनाव दर चुनाव आगे बढ़ रहा है। बीजेपी एक बार फिर पूरी रणनीति के साथ तैयारी में जुटी है। बीते सालों में हुए काम और शिवराज सरकार की योजनाओं के भरोसे जीत का चौका लगाने का दावा किया जा रहा है।
26 जनवरी के बाद से लगातार हम लोग पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की बैठकें, जिले की कार्य समिति की बैठक, मंडलों की बैठक, हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठ, प्रतिदिन लगातार हमारी बैठकें हो रही। और फिर जब जिले की बैठकें हुई तो नीचे मंडल तक हम बैठ रहे हैं, और अभी हमारी 21-22 को मंडल की हमारी बैठकें हुई, तो अब उसके बाद हम बूथ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ये प्रक्रिया नीचे तक उतरेगी, हम प्रत्येक बूथ तक जाने की कोशिश हमारी है, और आने वाले समय में हमारा पूरा ध्यान पूरी 8 विधानसभा में कि प्रत्येक मतदान केंद्र तक हमारा कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचे, हितग्राहियों तक पहुंचे, सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, और कोशिश यही है जहां कमियां हमको दिखेगी उसको ठीक करने का प्रयास करें। कांग्रेस यहां लंबे समय से राजनीतिक वनवास काट रही है। 1998 में नित्यानंदन खम्बरिया ने यहां से जीत का परचम लहराया था। इसके बाद कांग्रेस की हर कोशिश नाकाम हुई, हर बार चेहरे बदले, लेकिन नतीजे नहीं बदल पाए। हालांकि इस बार कांग्रेस का दावा है कि जनता खुद कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की हार पक्की है। हमारे प्रयास से कुछ नहीं होता, प्रयास तो जनता करती है, और जनता ने इस बार मानसिकता बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही बदलना। सिहोरा में निश्चित रूप से कांग्रेस का विधायक विजयी होगा, क्योंकि अब जनता चुनाव लड़ रही है, और मुद्दे तो अब जनता पैदा करेगी। वो नौजवानों ने कह दिया जिला नहीं तो वोट नहीं, उनने मुद्दा बनाया है, कांग्रेस ने मुद्दा नहीं बनाया है। उसमें से बहुत से उनके भी कार्यकर्ता हैं। क्षेत्र के लिए विकास हमेशा मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार सिहोरा को जिला बनाने का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। पिछले करीब 50 हफ्तों से भी ज्यादा समय से सिहोरा में हर रविवार को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासी आंदोलन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सिहोरा को जिला नहीं बनाया गया तो वे निर्णायक लड़ाई के लिए मजबूर होंगे। क्षेत्रवासी भी इस मांग का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। सिहोरा का विकास चाहते हैं, जिला बन जाए तो और अच्छी बात है। विकास जिस स्पीड से होना चाहिए वैसा तो हो नहीं रहा है। सिहोरा में तो साहब आज तक कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ बदलाव इस बात का है कि सड़क खोद के रख दी है नए बस स्टैंड से मझौली बाईपास तक। दूसरी बात, वसूली तेजी में है, ITO बाईपास में खड़ा हुआ हैगा, सुबह दोपहर शाम एक एक गली मोहल्ले में घूमना है। इसके अलावा और कोई काम, कोई सिहोरा में कोई विकास का कोई काम नहीं है। मैं ना कांग्रेस ना भाजपा इसके नाम नहीं ले रहा हूँ, जिला की सबसे बड़ी मांग है। इसमें एक बहुत बड़ा संगठन पिछले कम से कम 50 हफ्तों से कंटिन्यू धरना देता है, संघर्ष कर रहे हैं। अब इसमें सरकार तो हमारी है, हम भी भाजपा की हैं। अब सरकार का क्या सिस्टम है, जिला क्यों नहीं बना रहे, इसका अंदाजा हमें नहीं है। सिहोरा में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता है। इस बार भी जोरदार मुकाबले की तो उम्मीद है। बीजेपी की जीत का अंतर लगातार कम हो रहा है, तो कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देने की योजना से काम कर रही है। तो आपने देखा कि सिहोरा के मतदाताओं की अपनी दलीलें हैं, तो नेता अलग दावे कर रहे हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लिहाजा सियासी समीकरण अभी से ही बनने लगे हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि सिहोरा के मतदाता इस बार किसको अपना समर्थन देकर विधानसभा की दहलीज पर पहुंचाते हैं। वेंकटेश कोरी, बंसल न्यूज, सिहोरा, जबलपुर। और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की कवर्धा विधानसभा। जितनी खूबसूरत ये विधानसभा है, उतने ही दिलचस्प यहाँ के सियासी समीकरण हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह का गृह जिला होने के बावजूद 2018 में इस सीट से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आइए जानते हैं यहाँ क्या समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जानते हैं कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर कितना विकास है और क्या कहती है जनता। कई मायनों में जो विधानसभा क्षेत्र है वो अलग है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का यह गृह जिला है। ऐसे में यहाँ की जनता क्या कहती है, आइए जानते हैं। कवर्धा विधानसभा छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत इलाकों में शुमार है। सकरी नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र में कई अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। भूरमदेव सेंचुरी देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, तो वहीं प्रकृति की गोद में बसा भूरमदेव मंदिर अलौकिक शांति देता है। कबीरधाम जिले की इस विधानसभा को छत्तीसगढ़ की सियासत में VIP सीट माना जाता है। प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे रमन सिंह का गृह जिला कबीरधाम है, लेकिन 2018 के चुनाव में पूर्व सीएम रमन सिंह अपने गृह जिले की सीट नहीं बचा पाए
और कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद अकबर ने लगभग 60,000 वोटों से बीजेपी के अशोक साहू को शिकस्त दी। मोहम्मद अकबर फिलहाल कैबिनेट में वन मंत्री हैं और 2023 में कांग्रेस उन्हीं के विकास कार्यों के बूते जीत दर्ज करने की बात कह रही है। कवर्धा के लोगों को विश्वास हो चुका है। जो पहले की सरकार में एप्लीकेशन यहाँ से भी जनप्रतिनिधि लेके जाते थे, लेकिन दसरंगपुर, इंदौरी, बिरकुना में रोड में पड़ा मिलता था। लेकिन आज जो आवेदन जनता देती है वो अकबर भैया के ऑफिस से बिल्कुल उसका सही दिशा में क्रियान्वयन होता है। उनकी जो जायज़ मांग रहती है लगभग पूरी हो जाती है और जिसमें प्रयास होता है अकबर भैया ईमानदारी से उस मांग को पूरा करने का प्रयास करते हैं। 2018 चुनाव से पहले कवर्धा में बीजेपी लंबे समय तक काबिज रही, इसीलिए बीजेपी अपने गढ़ को वापस हासिल करने में जुट गई है और 2023 के लिए कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेर रही है। हालांकि कांग्रेस के एक दावेदार के बदले बीजेपी के पास कई दावेदारों की फहरिस्त है जो चुनौती बन सकता है। कोई विकास की गंगा नहीं, एक काम बता दे कवर्धा जिला के अंदर में कोई नया काम, सब पूरा भारतीय जनता पार्टी के समय का कार्यक्रम है, उसी को ही इन लोग फॉलो अप कर रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत देखें फिल्टर प्लांट का काम आया हुआ है, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बस स्टैंड बना कर रखे हुए आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। क्या बात करेंगे लोग, जिले के अंदर में एक रोड का काम नहीं हुआ है अभी तक आज तक। कवर्धा में स्थानीय मुद्दों के अलावा झंडा विवाद के बाद से धर्म को लेकर भी राजनीति खूब गरमाई है, तो वहीं आदिवासी क्षेत्र में विकास भी एक बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि जनता मोहम्मद अकबर के विकास कार्यों से खुश नजर आ रही है। विकास हुआ है, अब देख रहे हैं अपन पुली 15 साल में पुल में आए दिन दुर्घटना होता था, अभी जब से पुल बना है अभी तक एक भी दुर्घटना नहीं हुआ। वही सकरी नदी पूरा सूख गया था, अभी देखो क्या बढ़िया लग रहा है, वहाँ पर जाने से अच्छा वातावरण लग। वही 15 साल और 4 साल में हमको विकास बहुत ज्यादा दिख रहा है। विधायक अपने यहाँ मोहम्मद अकबर जी हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही सही विधायक हैं। हर गांव में, हर पंचायत में जो उनका दौरा चल रहा है वही हिसाब से बोला जाए तो अभी तक कोई भी विधायक इस टाइप का दौरा कभी नहीं किया है। गोठिया रोड का भी चौड़ीकरण नहीं हो पाया, तो जल्द से जल्द इसे भी करना चाहिए जिससे आम जनता को अपने को सुविधा मिले। कवर्धा का और है मेडिकल कॉलेज का, जैसे अभी नया कोड़ी साइड अभी हुआ है, तो उसे जल्द से जल्द उसे तैयारी करना चाहिए जिससे सब स्टूडेंट बच्चों लोगों को अपना प्राथमिकता अच्छा मिले उसे। बीजेपी कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी के भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, यानी इस बार दोनों ही दलों की परेशानी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर 23 की तकरार दिलचस्प होने जा रही है। कवर्धा विधानसभा की जनता विकास को लेकर के वोट देने की बात जरूर कही जा रही है। यहाँ पर तमाम जो दावे जरूर किया जा रहा था कि यहाँ पर तमाम ऐसे विकास हुए हैं, लेकिन वही अब देखना होगा कि 23 की सरकार में किसकी बनती है सरकार। लेकिन विपक्ष के द्वारा ये जरूर दावा किया जा रहा है कि उनके पास में कई अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो जनता के पास पहुँचेगी। अब देखने वाली बात होगी कि 23 में किसकी बनती है सरकार। कवर्धा से संतोष भारद्वाज, बंसल न्यूज। बोले तो नेताजी में मुलाकात पूर्व मंत्री और छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल से। बृजमोहन अग्रवाल लगातार 7 बार के विधायक हैं, 3 बार दक्षिण विधानसभा और 4 बार से रायपुर शहर की सीट से जीत हासिल कर रहे हैं। 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। तो चलिए जानते हैं क्या है उनकी रणनीति और बीजेपी किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरने वाली है। बोले तो नेताजी में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के कद्दावर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कद्दावर नेता भी हैं। दक्षिण विधानसभा से लगातार वो जीतते आ रहे हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे इस समय 2023 का चुनाव कैसा रहेगा इनके क्षेत्र में। सर, लगातार आप उस क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं, कई पदों में भी आप रहे हैं, इस समय को चुनाव अपने क्षेत्र में कैसे देखें? देखिए, मैं रायपुर शहर की जनता ने 7 बार मुझे विधायक बनाया है और केंद्रीय नेतृत्व ने 4 बार मंत्री बनाया है। जहां 18 साल विपक्ष में काम करने का अनुभव है, तो 18 साल पक्ष में भी काम करने का अनुभव है। और मैं ये मानता हूं कि रायपुर शहर जो कभी एक छोटा कस्बा होता था, आज रायपुर शहर महानगर का स्वरूप उसने लिया है। और महानगर के स्वरूप लेने में सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हम लोगों ने गली गली में सड़कें बनाना, पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, स्कूलें खोलना, कॉलेज खोलना, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनको प्रधानमंत्री आवास उनको देना, उनके लिए सामुदायिक भवन बनाना,
स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, ये सब काम हमने किए हैं। और इसलिए हम मानते हैं कि जनता इस बात को जानती है कि जनता से दूर हम कभी भी नहीं हुए हैं, और इसलिए मुझे कि पार्टी अवसर देगी और जनता पार्टी के अवसर को परिणाम में परिवर्तित करेगी। अगर हम दक्षिण विधानसभा की बात करें, सबसे बड़ा विधानसभा दक्षिण को कहा जाता है। ऐसे में कांग्रेस की अभी सरकार है, 4.5 साल हो गए, तो इस समय आपका क्या आधार रहेगा, किन चीजों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, रायपुर शहर के लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया है जो 15 सालों में हमने काम किया। अगर आप देखेंगे तो बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने का काम, ओवरब्रिज बनाने का काम, अंडर ब्रिज बनाने का काम, स्कूलें खोलने का काम, कॉलेज खोलने का काम, लोगों के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको मकान दिलवाने का काम, ये सब काम हमने लगातार किए हैं। और कांग्रेस की सरकार में तो जो काम हमने किए थे उनको मेंटेन करने तक की स्थिति में नहीं है, गड्ढा भरने तक की स्थिति में नहीं है। और इसलिए जनता कांग्रेस की सरकार में जो काम हम कर रहे हैं या हमारे प्रभाव से जो काम हो रहे हैं, उसके कारण आज भी अगर रायपुर में सड़कें बन रही हैं तो हम विधानसभा में लगातार क्वेश्चन उठाकर, मंत्रियों से लड़कर, अपने संबंधों का उपयोग कर विकास के काम करवा रहे हैं। कि सरकार कोई विकास का काम करवा रही है या नगर निगम कोई विकास का काम करवा रही है, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी रायपुर में नहीं है। तो बिल्कुल बोले तो नेताजी में आज हमारे साथ थे दक्षिण विधानसभा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमने जो 15 साल में रायपुर शहर के लिए काम किया, जो विकास किया, उन्हीं विकास के मुद्दे को लेकर एक बार फिर दक्षिण विधानसभा में हम जनता के बीच में जाएंगे और उम्मीद है कि इस बार भी विधानसभा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज। 23 की तकरार में अब बारी है मिशन घर वापसी की। जी हां, 2023 चुनाव से पहले बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए बीजेपी किसी को नाराज भी नहीं रखना चाहती। हालांकि कांग्रेस इसको अपने नजरिए से देख रही है। मिशन घर वापसी से 23 की तैयारी, अब रूठों को मनाने की बारी। 2023 में होने वाले महायुद्ध से पहले कोई भी पार्टी किसी को नाराज नहीं रखना चाहती, यानी कि चुनाव में कोई भी ऐसा नेता कार्यकर्ता पार्टी में ना हो जो ऐन मौके पर पार्टी को धोखा दे दे, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़े। इसलिए बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में नाराज कार्यकर्ताओं की घर वापसी की रणनीति बनी और अगले ही दिन इस पर एक्शन भी दिखा। सेवड़ा से पूर्व विधायक रहे रामदयाल प्रभाकर बुधवार को बीजेपी में शामिल हुए, जो 2020 उपचुनाव के दौरान रूठ गए थे। नहीं, टिकट के लिए कोई उम्मीद ही नहीं करना हमको भाई, चाहिए ही नहीं, बहुत मिल चुका ना। पार्टी ने हमको इतना दिया है कि भाई कई कार्यकर्ताओं को तो कुछ नहीं मिला, जीवन पूरा निकल गया। हमें तो बहुत कुछ मिला, 3 बार टिकट दिया। तो बिना शर्त वापसी की आपने? 2 बार एमएलए बने। नहीं, शर्त तो कोई सवाल ही नहीं। शर्त 18 में निर्दलीय लड़ गए ना, भाजपा में शर्त चलती है भाई। हालांकि ये मंत्र प्रदेश बीजेपी को जेपी नड्डा ने प्रदेश दौरे के दौरान दिया था, जिसके बाद प्रभाकर की ही तरह ओबीसी नेता प्रीतम लोधी और निर्दलीय चुनाव लड़कर कटनी मेयर बनी प्रीति सूरी की भी वापसी हुई थी और इनकी ही तरह कई और नेताओं की वापसी की उम्मीद बीजेपी जता रही है। चुनाव के समय में भी हमारे कार्यकर्ता जो कहीं बैठे हैं, राजी नाराजी है या किसी कारण से, वो अगर वापस आना चाहते हैं अपने घर में, स्वागत है। और भी ऐसे लोग हमारे साथ आते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद हो, ये प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती है। अब वरिष्ठ नेताओं का, पार्टी के जो दायित्ववान हैं, वो भी सब लोग मिलकर के एक उद्देश्य है कि हम जिस उद्देश्य के लिए पार्टी में काम कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए हम सब कार्यकर्ता काम में जुटे। 2023 जीते, 2024 जीते। हालांकि बीजेपी की इस तैयारी में कांग्रेस को कुछ और ही नजर आ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए उसे अपने याद आ रहे हैं। पुराने लोगों की घर वापसी बीजेपी करा रही है तो ये तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि ये नए लोगों को जो ले आई थी सिंधिया जी वगैरह, उनका क्या होगा, इनमें तो बड़ा सोच का विषय है। 2018 के चुनावी नतीजे दोनों पार्टियों के लिए किसी सबक से कम नहीं थे, इसलिए 2023 की तैयारी अलग लेवल पर नजर आ रही है, जो यकीनन 2023 के चुनाव को दिलचस्प बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। 23 की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।